अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और इसको हम डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना। इंट्रोडक्शन। द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड सेंट्रॉइड्स विच आर रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस। जो आपकी बुक है उसका एक पार्ट कैलकुलस पर है और एक पार्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री पे। जो कैलकुलस है उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो होता है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद होते हैं डेरिवेशन और फिर होते हैं इंटीग्रेशन। तो जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उनको एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड्स वाले कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज थी जो कि इंटीग्रेशन का पार्ट होते हैं। लेटर ऑन इन 17th century सर आइजैक न्यूटन an English mathematician and Gottfried Wilhelm Leibniz, a German mathematician, considered the problem of instantaneous rate of change. फिर उसके बाद 17th सेंचुरी में न्यूटन और लिबनीज दो मैथमेटिशियन से उन्होंने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी किसी इंस्टेंट में कितना मोमेंट में कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कंसिडर किया। तो उन्हें डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पता लगा। तो हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट हुई यानी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने में मैथमेटिकली वो इन्वेंट हुई। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस द मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल टूल फॉर डीलिंग विद रेट ऑफ चेंज एंड डिस्क्राइबिंग द फिजिकल यूनिवर्स। इस जो डेवलपमेंट थी कैलकुलस की यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन और इन कॉन्सेप्ट्स की, उसके बाद जो हमारे पास है मैथमेटिक्स है वो एक पावरफुल टूल बन गया डीलिंग विद रेट ऑफ चेंज, ऐसे प्रॉब्लम से डील करने में जो रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करते हैं एंड डिस्क्राइबिंग द फिजिकल यूनिवर्स। और फिजिकल यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड होता है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी एक पावरफुल टूल बन गया। रेट ऑफ चेंज फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड जो है वो एक रेट ऑफ चेंज है। अगर हम चेक करें कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है तो वो हमारे पास स्पीड बन जाती है। तो स्पीड एक एग्जाम्पल है रेट ऑफ चेंज की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हमारे पास जितने भी रेट ऑफ चेंज है इस तरह के विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वो हमारे पास डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने में डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास कैलकुलेट होते हैं। अब डेरिवेटिव्स को पढ़ने के लिए हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी हम किसी फंक्शन का या किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसी और वेरिएबल की रिस्पेक्टिव ले रहे होते हैं। जैसे हम जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है और टाइम होता है। तो हम देख रहे होते हैं कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कैलकुलेट हो रहा है। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं तो हमारे पास स्पीड आती है। तो एक तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया और एक आ गया टाइम, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन डिफरेंशियल कैलकुलस we mainly deal with the rate of change of dependent variable with respect to one or more independent variable। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। नाउ वी फर्स्ट एक्सप्लेन द टर्म डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं जो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। We usually write y is equal to f of x where f of x is the value of f at x belongs to domain of f। हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हमारे पास फंक्शन होता है तो जो x होता है वो डोमेन से होता है और जो f of x की वैल्यू निकलती है वो रेंज से आती है। तो हम जो x है वो डोमेन से चूज़ करेंगे, जिस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन होती है। तो हम उस डोमेन में से कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर अ फंक्शनल रिलेशन। हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, यानी उस फंक्शन की डोमेन में से हमने कोई डिफरेंट पॉइंट्स चूज़ कर लिया। हम लेट कर लेते हैं, हम 1 चूज़ कर लेते हैं, 1.5 और 2, ये हमने 3 अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज चूज़ कर लिए। देन एफ ऑफ 1, अब इस फंक्शन में अगर आप x की जगह 1 पुट करो तो आंसर 2 आ जाएगा, 1.5 पुट करो तो 3.25 आ जाएगा, 2 पुट करो तो 5 आ जाएगा। वी सी दैट फॉर चेंज 1.5 minus 1 is equal to 0.5 in the value of x, the corresponding change in the value of y is given by f of 1.5 is equal minus f of 1 is equal to 3.25 minus 2 which is equal to 1.25। यानी हम x में कितना चेंज करें, 1 से अगर 1.5 पे जा रहे हैं तो x में कितना चेंज आया 0.5 का। लेकिन f ऑफ x में हम कहाँ जा रहे हैं, f ऑफ 1.5 से f ऑफ 1 में कितना डिफरेंस है, f ऑफ 1.5 है 3.25 और f ऑफ 1 है 2, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है 1.25 का।
It is obvious that rate of change in the value of expression x square plus 1 और f of x depends on the change of the value of variable x. यानी ये चेंज सेम नहीं है, इसने 0.5 का डिफरेंस दिया तो यहाँ पर 1.25 का डिफरेंस आया. ये चेंज सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो f ऑफ x में हमारे पास चेंज आ रहा है, ये फंक्शन में चेंज आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास वेरिएबल x में चेंज में. यानी हम x में क्या चेंज करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x में चेंज आएगा. एस एक्स बिहेव इंडिपेंडेंटली सो कॉल इट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंटली, हमने अपनी मर्जी से कोई भी 3 वैल्यूज़ चूज़ कर ली थी, तो वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. लेकिन ये वैल्यूज़ जब हमने पुट की तो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू खुद अपनी मर्जी से चूज़ नहीं कर सकते, वो जब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकलता है. तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये जो बिहेवियर ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, सो वी कॉल इट आर डिपेंडेंट वेरिएबल. द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स. जो चेंज है वैल्यू ऑफ वेरिएबल में, यानी एक्स में जो भी चेंज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ एक्स. पॉजिटिव का मतलब क्या, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू वो इंक्रीज़ हो रही है. जैसे यहाँ पे 1 से 1.5 आ गई, 1.5 से 2 आ गई, एक्स की वैल्यू को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट होता है. तो ये इंक्रीमेंट कहलाता है, पॉजिटिव होता है. और अगर ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही होती है, फॉर एग्जांपल हम 2 से स्टार्ट करते हैं और 1 तक जाते हैं, पहले 2 पे वैल्यू ले लेते हैं, फिर 1.5 पे ले लेते हैं, फिर 1 पे ले लेते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव साइड, वो डिक्रीज़ हो रहा है रेट ऑफ चेंज, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स. इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, और उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से. जैसे यहाँ पर हमारे पास 1.5 और 1, यानी डिफरेंस कितना था दोनों में, पहला 1 था, दूसरा 1.5 था, इसमें टोटल डिफरेंस था 0.5 का. तो ये हमारे पास बढ़ रहा था तो इसलिए पॉजिटिव था. अगर 1.5 से 1 हो रहा होता तो नेगेटिव हो रहा होता. यहाँ पे बढ़ा था तो इसका जो इंक्रीमेंट है वो पॉजिटिव है, 0.5 बढ़ गया है, तो इसको इंक्रीमेंट को हम सिंबल डेल्टा एक्स से शो करते हैं. द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ और एफ ऑफ एक्स और चेंज एक्स इज द ऑफ एफ ऑफ एक्स इन डिनोटेड बाय डेल वाई और डेल्टा वाई और डेल्टा एफ, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. और ये एक्स चेंज होने एफ आया. अब ये कितना था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स. एक्स हमारे पास 1 था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स 1 था, डेल्टा एक्स 0.5 था, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना बन गया, 1.5 माइनस 1, तो वो हमारे पास यहाँ था 1.25. तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई या डेल्टा एफ. ये वाला जो चेंज है एक्स में वो डेल्टा एक्स है, और जो एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ या वाई में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा वाई है. The small changes in the values of variable are taken as increments of variable. और ये जो small changes था 0.5 का, या हमारे पास जो वेरिएबल में f 1.25 का चेंज आ गया था, तो इन small changes को हम कहते हैं increments of the variable. In this chapter we shall discuss function of the form y is equal to f of x, where x belongs to function of domain of f and is called independent variable while y is called the dependent variable. तो यहाँ से हम इसकी definition भी ले सकते हैं. The function of the form y is equal to f of x, where x belongs to domain of f is called the independent variable, where y is called the dependent variable. Next है average rate of change. Suppose a particle or an object is moving in a straight line and its position from some fixed point after time t and t1 are given by s of t and s of t1. Then the distance traveled by the time t1 minus t, where t1 greater than t is st1. S of t1 minus s of t is the difference quotient s of t1 minus s of t divided by t1 minus t. अब हमें पता है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है s जो है वो डिस्टेंस को शो किया हुआ है, और जो t है वो टाइम को शो किया हुआ है, यानी टाइम पे डिपेंड करता है. ये जैसे हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे उन्होंने उसी को शो किया हुआ है. जो एफ है उन्होंने फंक्शन ले लिया, अब ये लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, उन्होंने अगर y के इक्वल होता है तो f जो है वो s ले लिया, और जो x है वो t ले लिया. जैसे हमारे पास फंक्शन होता है, तो यहाँ पे f जो है उन्होंने फंक्शन ले लिया s, यानी s जो है वो डिस्टेंस है, और वो डिपेंड कर रहा है टाइम पर. जितना टाइम होगा उतना डिस्टेंस कवर होगा, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो s जो है या डिस्टेंस जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है. अगर हमारे पास टाइम
t1 है तो डिस्टेंस क्या होगा, s ऑफ t होगा। अगर टाइम हमारे पास t1 है तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा s ऑफ t1 आ जाएगा। ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आ गया। एस जो है वो डिस्टेंस है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हमने ले लिया दो टाइम्स, एक टाइम टी है और एक टाइम t1। पहले हम सपोज करते हैं किसी पॉइंट पर पहुंचा वो, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स पर हमारे पास टाइम t जो है वो 3 सेकंड्स है और t1 जो है वो 5 सेकंड्स है। तो हमारे पास फर्स्ट वाले t पे जो डिस्टेंस होगा वो st1 होगा, st होगा, और जो t1 वाले पे होगा वो s ऑफ t1 आएगा। यानी दोनों t1 टाइम पे डिस्टेंस आ गया और t टाइम पर, यानी t जो भी टाइम था हमारे पास उस पर कितना डिस्टेंस है वो आ गया। 5 सेकंड पे डिस्टेंस माइनस 3 सेकंड्स पे डिस्टेंस, वेयर t1 t, यानी हम t1 सपोज करें क्यों होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 ले लेते हैं। एंड डिफरेंस कर लें, यानी जो डिस्टेंस वाला हमारे पास नंबर आएगा डिफरेंस का और जो टाइम वाला आएगा उन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दे। दिस रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इंटरवल। इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम इंटरवल t माइनस t1। यानी हम डिपेंडेंट, यानी ये जो है ये हमारे पास c बन रहा है, ये इक्वल टू डिस्टेंस है। इसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल d है, ये d के इक्वल है तो हमारे पास ये d जो है वो ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो t है सिर्फ t वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। तो जो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंस, ये हमारे पास बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम इंटरवल t माइनस t1। इफ t1 माइनस t इज़ नॉट स्मॉल, यानी हमारे पास दोनों टाइम के दरमियान जो फासला है वो हमने छोटा नहीं लिया, ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा टाइम डिफरेंस ले लिया। एक हमने फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स पे टाइम ले लिया और एक हमने ले लिया 20 सेकंड्स पे टाइम। तो हमारे पास क्या होगा, द एवरेज रेट ऑफ चेंज डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज। यानी जितना ज़्यादा हम टाइम डिफरेंस लेंगे, जितना फ़र्क होगा दोनों टाइम में, उतना ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी कम होगी। और जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो ज़्यादा एक्यूरेट टाइम रेट ऑफ चेंज नहीं बताएगा उस टाइम जिस टाइम पर हम चेक करेंगे। We can elaborate this idea by moving a particle in a straight line whose position in meters after t second is given by। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल लेने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, whose position in meters after t seconds given by, जिसकी पोजीशन या डिस्टेंस वो कहाँ पर है वो इस इक्वेशन से शो होती है। यानी डिस्टेंस क्या होता है, टी स्क्वायर, जितना भी टाइम उसने कवर किया होगा उसका स्क्वायर प्लस उसी टाइम में ऐड कर देंगे तो उसका डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। ये उसका उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट उसके लिए टेबल बना लिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया 3 सेकंड्स टू 5 सेकंड। अब पहला उन्होंने ले लिया 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक कितना रेट ऑफ चेंज आया, कितनी स्पीड में फ़र्क आया, मतलब चेंज कितना आया। 3 है और ये 5 है। तो अगर हमने ये फॉर्मूला निकालना है तो हमें पहले 5 पे निकालना होगा क्योंकि t1 बड़ा होता है, तो 5 पर पहले निकालेंगे। 5 पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 5, फिर माइनस 3 पे निकालेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 3, तो ये 9 प्लस 3 आ गया, दोनों में माइनस आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले t1 5 है और ये 3 है, तो उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9। नेक्स्ट है उसको टाइम को हमने और कम कर दिया 3 to 4 सेकेंड, यानी 3 to 5 सेकेंड से किया फिर 3 to 4 सेकेंड में किया, तो हमारे पास क्या आ गया 4 पे लेंगे टाइम फिर 3 पे लेंगे, क्योंकि पहले वाले t1 जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा वाला छोटा होता है। और यहाँ जो फंक्शन डिफाइन है वो ये एस ऑफ टी जो है t स्क्वायर प्लस टी है। 4 पे 16 प्लस 4 आ जाएगा और 3 पे क्या आ जाएगा, वही 9 प्लस 3 जो ऊपर हमने लिया था, तो उसको हमने कैलकुलेट किया, 3 आ जाएगा t1 माइनस टी, ये हमारे पास आंसर है जो 8 आ गया। नेक्स्ट है 3 से 3.5 पे लिया, हमारे पास 7.5 आ गया। लेकिन अब अगर आप देखो ना, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 7.5 आ रहा है, हमें 3 सेकंड पे कुछ एवरेज टाइम नहीं मिल रहा, वह यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 9 है 8 है 7.5 है, हम जज नहीं कर सकते क्योंकि इंटरवल टाइम्स जो सेकंड्स हैं चाहे वो 2 सेकंड है लेकिन वो थोड़ा बड़ा इंटरवल है। अगर इसी इंटरवल को हम छोटा कर दें, वी सी दैट नन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ चेंज अप्रॉक्सीमेट्स टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर सेकेंड, यानी उनमें से कोई भी हमें एवरेज स्पीड नहीं, अप्रॉक्सीमेट नहीं करके दे रहा है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब है कि उसका एग्जैक्ट आंसर से क्लोज आंसर नहीं दे रहा।
लेकिन अगर इस इंटरवल को हम छोटा कर दें कि अगर हमने 3 सेकंड पर चेक करनी है कि स्पीड कितनी है, तो 3 से 5 सेकंड में हमारे पास 9 आंसर आ रहा है, 3 से 4 सेकंड में 8 आ रहा है, 3 to 3.5 पर 7.5 आ रहा है। हम 3 पर अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 3 सेकंड पे हमारे पास स्पीड क्या होगी। उसके लिए अगर हम इंटरवल को छोटा कर दें, इंटरवल को छोटा करने से हमारे पास डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। इंटरवल को अगर हम 3 से 5 और 3 से 4 और 3 से नेक्स्ट तो 3 से 2 था, उसके बजाय कि 3 से 3.1, 3 से 3.01 और 3 से 3.001 कर ले, तो ये क्या होगा, 3.1 थोड़ा दूर होगा, 3.01 और 3 से क्लोज होगा, 3.001 और 3 से ज़्यादा क्लोज होगा। ये सबसे दूर है, ये उससे क्लोज है 3 से, और ये सबसे ज़्यादा क्लोज है। अब वही वाला फंक्शन यानी हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी, तो ये आपके पास एस, ये T1 है और ये जो है आपके पास वो T है, T1 टी स्क्वायर प्लस टी, पहले इस पे लगाएंगे इस वाले फंक्शन पे, प्लस आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो 3 स्क्वायर प्लस 3 वो 12 बन जाएगा। नीचे आपके पास T1 माइनस टी आ जाएगा, उससे आ जाएगा 7.1, नेक्स्ट 3 से 3.01, तो हमारे पास पहले इसका ले लेंगे माइनस दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय T1 माइनस टी, तो T1 पे हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी वाला फॉर्मूला था, जो पर हमने एस ऑफ टी जो लिया था वो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3 था। पहले हम टी स्क्वायर प्लस टी में ये वाला टाइम पुट करेंगे, 3.01 स्क्वायर प्लस 3.01, और फिर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 पुट करेंगे तो वो 9 प्लस 3 12 बन जाएगा। नीचे हमारे पास T1 माइनस टी आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करने से 7.01 आ गया। अब 3 to 3.001, तो ये पहले हमारे पास बड़ा वाला टाइम लिया है, तो पहले इसको फंक्शन में पुट करेंगे, 3.001 स्क्वायर प्लस 3.001 माइनस इसको अगर हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 3, और नीचे 3.001 को 3 पर डिवाइड किया तो 3 से 4, 3 से 2। यहाँ जब हमने टाइम इंटरवल किया तो हमारे पास 7.1, 7.01, 7.001, तो अब देखो जैसे जैसे आपके पास सेकंड वाला टाइम जो बड़ा वाला टाइम है वो टी से क्लोज जा रहा है, तो आपके पास जो स्पीड है वो कितनी क्लोज आ रही है, पहले 7.1 था, फिर 7.01 था, फिर 7.001 था। उस वाले टेबल में भी हमारे पास 3 से 7 से तो क्लोज जा रही थी, लेकिन वहाँ पर नंबर्स में इतना डिफरेंस था कि हम ज़्यादा क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से हम क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एस टी अप्रोचेस 3, हमारे पास जो एस ऑफ टी है वो अप्रोच कर रहा है 7 को। जैसे जैसे 3 जो टाइम है वो 3 के क्लोज आ रहा है, वैसे वैसे हमारे पास जो फंक्शन है वो रेट ऑफ चेंज जनरेट हो रहा है, जो हमारे पास स्पीड की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 7.001 को अप्रोच कर रही है। द अबव टेबल शोज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ आफ्टर 3.7 पर सेकेंड, यानी है ऊपर वाले टेबल से हमें पता लगता है जैसे जैसे हमारे पास जो टाइम है वो 3 सेकेंड्स के अप्रॉक्सीमेट कर रहा है या उसके क्लोज आ रहा है, बिल्कुल देखें 3.001 ऑलमोस्ट 3 से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वैसे वैसे हमारे पास जो स्पीड है या रेट ऑफ चेंज है वो 7 मीटर पर सेकेंड के क्लोज आ रहा है। As length of interval become very small. In the other words, we can say that speed of the particle is 7 meter per second after 3 seconds. तो हम कह सकते हैं जब टाइम 3 सेकेंड तक पहुंच जाता है उसके बाद हमारे पास जो स्पीड होती है वो 7 मीटर पर सेकेंड होती है। If T1 is equal to T plus del T, अब ये देखिए T हमारे पास क्या था, 3 था और ये था 3.001, तो अगर हम डेल टी ले लें, डेल्टा टी 0.001, तो हमारे पास T1 क्या बन जाएगा, T प्लस इसमें अगर हम 0.001 कर दे तो हमारे पास T1 बन जाता है। T1 इज इक्वल टू टी प्लस डेल टी, तो हमारे पास पहले क्या आ रहा था, ये अगर हम ले रहे थे वो हम क्या ले रहे थे, एस ऑफ टी प्लस डेल टी, ये ले रहे थे हम माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाय डेल टी। तो डिफरेंस क्वेश्चन 1 बिकम्स, ये जो क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जितने सारे भी हमने क्वेश्चन फाइंड आउट किए वो इसी से फाइंड आउट किए। यहाँ पर टी था, T1 था, T1 क्या आ रहा था, टी में डेल टी ऐड करने से, यानी यहाँ पे 0.1 था डेल्टा टी, यहाँ पे 0.01 डेल्टा टी था, यहाँ पे 0.001 डेल्टा टी था, तो और ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा था वो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी प्लस डेल्टा T1 माइनस टी, अगर डेल्टा टी निकालेंगे तो T1 ये जाकर अगर माइनस हो जाएगा, ये T1 माइनस टी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बन गया, विच रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर द इंटरवल डेल टी। ये हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज
इन द इंटरवल डेल टी, यानी 3 से 3.1 तक हमारे पास कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है स्पीड में, 3 से 3.001 पर कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है। अब हम इस डेल टी को या डेल्टा टी को 0 को अप्रोच करेंगे, यानी हमारे पास ये डिस्टेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.1 था, यहाँ 0.01 था, यहाँ पे 0.001 था। तो जैसे जैसे डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ 0 से थोड़ा दूर था, यहाँ पे और करीब आ गया 0.01 बन गया, और यहाँ पर 0.001 बन गया। तो वो 0 से क्लोज हो रहा है। जैसे जैसे डेल्टा टी 0 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे ये वाला जो क्वेश्चन पूरा बन रहा है हमारे पास, एस ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाई डेल टी provided a limit exists is called instantaneous rate of change of the distance s as a time peak t। तो ये जो हमारे पास लिमिट बन जाती है क्वोशंट की, वो हमारे पास बन जाती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज या डिफरेंशिएशन। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस इन द इंटरवल x1 बिलोंग्स टू, हमारे पास सबसेट होता है डोमेन ऑफ एफ, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो एक्स और x1 का जो इंटरवल है उसमें कंटिन्यूस है, क्योंकि डेरिवेटिव वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ पे फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। वहीं हम रेट ऑफ चेंज, अगर ग्राफ आप देखो फंक्शन कंटिन्यूस ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक होगा फंक्शन तो हम कैसे बता सकेंगे कितना चेंज आ रहा है? ब्रेक्स के बगैर, यानी अगर वो ऊपर नीचे जा रहा है बिना ब्रेक्स के, तो हम देख के जज कर सकते हैं कि अगर वो ऊपर गया तो कितना चेंज आया, नीचे गया तो कितना चेंज आया। अगर उसमें कोई वही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं है, ब्रेक्स हैं उस ग्राफ में, तो हम उसका रेट ऑफ चेंज भी सही तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट एफ बी अ रियल वैल्यू कंटिन्यूस इन द इंटरवल x1, तो जिसका हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं उस इंटरवल में लेंगे जहाँ पर वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, और वो जिस पॉइंट में कंटिन्यूस होगा जाहिर है वो डोमेन ऑफ एफ में होंगे, क्योंकि उस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो, जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस होता है वहाँ फंक्शन डिफाइंड भी होता है। ये हमने कंटिन्यूस की डेफिनेशन की जो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें एक था कि फंक्शन डिफाइंड हो, तो डिफाइन जो होता है वो डोमेन में होता है। तो कंटिन्यूस अगर हम निकाल रहे हैं कि इस x से लेके x1 वाले पार्ट तक वो कंटिन्यूस है, तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो डोमेन से ही आएंगे। डिफरेंस क्वेश्चन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस x1। अब वो t प्लस डेल टी को उन्होंने x1 यानी x प्लस डेल x को x1 लिख दिया और सेकंड वाले को f ऑफ x ही रहने दिया। x1 माइनस x तो मतलब t वाली फॉर्म से उन्होंने x वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ f विच रिस्पेक्ट टू द चेंज x माइनस x1 इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल x। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा होता है ऑफ डिपेंडेंट, ऊपर वाले डिपेंडेंट वेरिएबल है और नीचे वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफ x1 अप्रोचेस टू x, यानी x1 और x जो है एक अप्रोच करेगा x को, यानी ये दोनों आपस में क्लोज होते जाएंगे, तो ये वाला नंबर हमारे पास क्या होगा 0 को अप्रोच करेगा, तो चेंज होगा इन दोनों के दरमियान फासला होगा, वो 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x1 अप्रोचेस x f of x1 माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई x1 माइनस x प्रोवाइड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट रिटन एज एफ डेरिवेटिव ऑफ x। यानी ये जो आपको डैश नजर आ रही है ये शो करती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव को लिखने के लिए हम यहाँ पे डैश लगाते हैं, सिंपल फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाता है। अगर उस पर ये डैश लगी है तो ये उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा। इफ x1 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स एंड x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। x1 क्या है, x1 क्या होता है, जो x में थोड़ा सा कुछ ऐड करके, जैसे 3 में 3.1 बना लिया था, तो x प्लस डेल एक्स ये x1 हो गया, x आ गया, और नीचे वाला जो होता है वो x माइनस एक्स जो होता है वो हमारे पास डेल एक्स के इक्वल होता है। यानी x1 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स है, तो x को दो जाके माइनस कर देंगे तो डेल एक्स की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ डेल एक्स आ जाएगा। डेल एक्स अप्रोच करेगा 0, यानी ये चेंज है। अगर इन दोनों के दरमियान फासला कम होता जाएगा, जैसे 3.1 था, 3 और 3.1 था, तो ये कितना था 0.1 था, और अगर 3 और 3.001 था तो वो 0.01 आ गया। तो ये फासला अगर जब करीब आते जाएंगे x1 और x, तो डेल एक्स जो होगा वो 0 से क्लोज आता जाएगा। तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, डेल एक्स अप्रोचेस 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स प्रोवाइडेड अ लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ को डेरिवेटिव भी कहते हैं, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स एंड डिनोटेड बाय एफ
ये डैश लगा देते हैं x and read as f prime of x. The domain of f prime consists of all x for which the limit exists. ये हमारे पास f of x का जो डोमेन है वो सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. इफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड f प्राइम ऑफ x एग्जिस्ट, यानी अगर हमारे पास डोमेन में से नंबर एग्जिस्ट करता है, x डोमेन में होता है फंक्शन की और डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x. तो हम कह सकते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, f इज डिफरेंशिएबल एट x. द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f प्राइम इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. और इस मेथड को जो हम इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, यानी हम डेरिवेटिव्स को कैसे कैसे शो कर सकते हैं. एक तो हमने ले लिया सिंपल f ऑफ x वाली फॉर्म में ना. सेवरल नोटेशन आर यूज फॉर डेरिवेटिव. वी हैव यूज्ड द सिंबल f प्राइम ऑफ x. हमने प्राइम वाला सिंबल ले लिया फॉर द डेरिवेटिव ऑफ x f एट x. द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x. अगर हम y ले लें, f of x इक्वल टू y होता है, y प्लस डेल y हो जाएगा, यानी x प्लस डेल x लिखना है तो y प्लस डेल y हो जाएगा, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x के इक्वल आ जाएगा. where del y is the increment of y, change in the value of x. यानी f को हम, यानी फंक्शन को हम y वाली, क्योंकि फंक्शन ऑफ x जो होता है f ऑफ x y के इक्वल होता है, तो उस f ऑफ x को हमने y वाली फॉर्म में चेंज कर दिया. कॉरस्पॉन्डिंग टू del x इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x. हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस y चाहिए, हमारे पास del y चाहिए, तो उस y को जाकर उधर माइनस कर देंगे और y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है. डिवाइड कर देंगे del x से, del x से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद लिमिट ले ली, del x अप्रोच 0, क्योंकि डेरिवेटिव में जो लिमिट होती है वो del x जो होता है या डेल्टा x जो होता है वो अप्रोच कर रहा होता है 0 को. लिमिट ली हमारे पास, लिमिट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल वाई जो था वो हमारे पास x प्लस डेल एक्स, यानी बस लिखने का एक और तरीका है, वो चीज़ हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं जो हम पहले फाइंड आउट कर रहे थे. x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल वाई, और डेल एक्स नीचे वही आएगा. लिमिट ले ली. अब इस वाली लिमिट को भी हम डेरिवेटिव कहते हैं, और ये जो लिमिट हम ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको भी हम डेरिवेटिव ही कहते हैं. ये दोनों डेल वाई और डेल एक्स लें या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स है, और फिर लिमिट हम डेल एक्स पे अप्रोच कर लेंगे, वो 0 को अप्रोच करिए, तो ये भी हमारे पास डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है. इसको हम एफ प्राइम ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, इसको हम डी वाई बाय डी एक्स वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं. यानी डेरिवेटिव को शो करने का तरीका ये, जैसे हम एडिशन को प्लस भी कहते हैं, सम भी कहते हैं, इस तरह डेरिवेटिव को लिखने का एक तो एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, हम डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं. The symbol dy by dx is used for derivative of y with respect to x and there is no quotient of dy and dx. यानी ये डिवाइड नहीं कर रहा, dy और dx जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, ये शो करता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और इसको हम y प्राइम, जैसे हम f ऑफ प्राइम x ले लेते हैं वैसे हम y प्राइम भी लिख सकते हैं कि y का डेरिवेटिव या f ऑफ x का डेरिवेटिव. नाउ वी राइट इन टेबल द नोटेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x यूज बाय डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डेरिवेटिव्स के अलग अलग सिंबल यूज़ किए. लिबनीज के ने डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा और डी एफ बाई डी एक्स भी लिखा. न्यूटन एफ के ऊपर छोटा सा डॉट लगा हुआ है, एफ पे छोटा सा डॉट एंड एक्स. लग्रांज ने वो प्राइम वाला नोटेशन यूज़ किया और काशी ने कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स. यानी शो एक ही चीज़ को कर रहा है, बस लिखने के तरीके अलग अलग हैं. If we replace x plus del x by x and x by a, then this expression can be written as, यानी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, इसको हम ले लें कि ये x नंबर है और इस नंबर को हम ले लें a, तो हमारे पास जो नीचे वाला नंबर बन जाता है x माइनस x1 माइनस x होता है ना, यानी ये अगर x1 है और ये x है तो ये x1 जो था वो x ले लिया और x को तो a ले लिया, तो x माइनस ये आ जाएगा. टेकिंग लिमिट, लिमिट हम ले लेंगे. अब x जो है वो अप्रोच कर रहा है a को, क्योंकि x जो अप्रोच करता था x1 को. अब x1 की जगह हम ले रहे हैं x1 की जगह हम a ले रहे हैं, x1 की जगह x ले रहे हैं और जो x था उसकी जगह पे हम a ले रहे हैं. तो लिमिट जो है वो x जो होती है अप्रोच करती है x1 को, यहाँ पर x1 जो है वो a है तो x जो है वो अप्रोच करेगा a को. इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ f एट a. हेयर f डेरिवेटिव ऑफ a इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू a. यानी उसमें हम पॉइंट पुट कर देंगे. अगर हम फंक्शन में कोई पॉइंट कर देते हैं पुट, तो हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ f एट दैट पॉइंट, यानी x इज इक्वल टू a वाले पॉइंट पर. आज के लिए हमारे पास बस इतना ही. नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के स्टेप्स पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में